Hello everyone, welcome to Mission 360. In this video, we will be continuing our chapter The Indian Constitution of Social and Political Life, Class 8. पिछले दो वीडियोस में हमने ये पढ़ लिया है कि व्हाट इज एक्चुअली अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई डज अ कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझना है जिससे ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक्चुअल में, तो आप पिछले दो वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली स्टार्ट करेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से और उसके की फीचर्स से। तो ये टॉपिक स्टार्ट ऐसे होता है कि बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी से इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए थी ब्रिटिश रूल से, जिसके अंडर में हम काफ़ी सालों से रूल हो रहे थे। तो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान नेशनलिस्ट ने काफ़ी लंबा टाइम बिताया था ये प्लान करने में कि जब हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जब इंडिया फ्री हो जाएगा, तो हमारी कंट्री कैसी होगी, उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कैसे उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे, क्या ऐसी राइट्स हैं जो हमें एक्चुअल में चाहिए बट हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर मिल नहीं रहे। तो हम वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमें एक्चुअल में चाहिए, हम वो सारे अपने इंडिपेंडेंट इंडिया में रखेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें थी, ये उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डील किया था इन सब से। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में ये होता था कि कई सारी रूल्स होते थे जो इंडियंस को फॉलो करने पड़ते थे, और एक्चुअल में वो लोग पार्ट भी नहीं होते थे उन रूल्स को बनाने का। तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के दिमाग में ये हमेशा से था कि जो रूल हमें फॉलो करने होंगे, हम कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे कि वो रूल भी हम ही बनाएं। तो ये जो सारी चीज़ें थी, ये हमें हमारे इंडिपेंडेंस का जो मूवमेंट था उससे हमने सीखी थी, और वही सारी चीज़ें फ्रेम करते 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 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आकर के रुकी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटेरियन अंडर colonial state convinced Indians that free India should be a democracy। तो जितना हमने सफ़र किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में, जहाँ पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, बस हमें वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। अब चाहे वो कैसे भी रूल्स बनाए, हमें फॉलो करने हैं क्योंकि हम उनके शासन के अंदर में हैं। तो ये सारी चीज़ों से हमने ये सीखा था कि जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया होगा वो एक डेमोक्रेसी होना चाहिए, एक लोकतंत्र होना चाहिए, यानी कि वहाँ पर लोगों का शासन होना चाहिए। जो लोग कहें, जो लोगों को सही लगे, केवल वही हो, और जो उन्हें गलत लगे वो ना हो। कुछ भी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो जो कि उन्हें बस फॉलो करने हैं। वो उनके, अगर हमारे यहाँ हमारी गवर्नमेंट कोई रूल एंड रेगुलेशन बनाती है और हमें वो सही नहीं लगता, तो हम रिवोल्ट करेंगे, हम कहेंगे कि हमें ये रूल एंड रेगुलेशन नहीं पसंद, हम इसे फॉलो नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट को ना चाहते हुए भी वो रूल वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा लोकतंत्र है, हमने उन्हें चूज किया है हमें रूल करने के लिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो पावर अपने फादर से, अपने पुश्तों से ली है, नहीं, हमने उन्हें वो पावर दी है। तो उन्हें चाहिए कि वो हमारे तरफ अकाउंटेबल रहे, हमारी तरफ उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। तो जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था तो हमने ये सारी चीज़ें सीखी, और what remained to be done was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India। हमने ये तो सोच लिया था कि जो भी हो जाए, हमारा जो इंडिपेंडेंट इंडिया होगा वो एक डेमोक्रेसी होगा, लेकिन ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होगी वो वर्क कैसे करेगी, कैसे उसमें सारी चीज़ें होंगी, वो सब हमें अभी फ्रेम करना बाकी था। और यही काम किया हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ये काम हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया, जो कि ग्रुप था ऑफ अराउंड 300 पीपल, जो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से जाने गए। और ये 1946 में बनी, और ये पीरियोडिकली मीट करी फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। और 1950 में हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया था 26 जनवरी को। तो अगले 3 साल 1946 से लेकर के अगले 3 साल हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत लंबे लंबे डिस्कशंस किए हैं, बहुत लंबे लंबे डिबेट्स किए हैं, और फिर सारे रूल्स रेगुलेशन, सारे प्रोविजंस को पास किया है, और फिर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिला। जैसे कि यहाँ पर एक फ़ोटो है, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी दिख रहे हैं, और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बहुत ही प्रोमिनेंट मेंबर रहे हैं।
नेक्स्ट ये है कि ये जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इनके आगे एक बहुत बड़ा टास्क था। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा टास्क क्यों था उस समय? क्योंकि भले ही हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी, लेकिन अभी भी इंडिया जो था वो बहुत ही क्रिटिकल स्टेट से गुजर रहा था, क्योंकि अभी अभी इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्ट हुए थे, काफ़ी ज़्यादा खून खराबा हुआ था, उससे इंडिया डील कर रहा था। फिर क्योंकि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट गई थी यहाँ से, तो उन्होंने जो प्रोविजनल स्टेट्स थे, मतलब प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब वो जो अभी भी राजा महाराजाओं द्वारा गवर्न होते थे, उनको राइट दे दिया था कि उन्हें इंडिया के साथ मिलना है तो वो इंडिया के साथ मिल जाए, उन्हें पाकिस्तान के साथ मिलना है तो पाकिस्तान के साथ मिल जाए, उन्हें अकेला रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है, तो वो वैसे भी रह सकते हैं। अब हमारे पास भी कई ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो इंडिया के बीचों भाग में थे, तो हमें उन्हें अपने अंदर मिलाना, अब इंडिया में मिलाना था। तो ये जो सारी चीज़ें थी हमारे चैलेंजेस के रूप में मिली थी, और इसी समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट हो रहा था। तो इंडिया एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेट से गुजर रहा था, और उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना एक बहुत ही बड़े चैलेंज के रूप में आया था। और इंडिया में बहुत सारे सोशल, बहुत सारे डिफरेंट इकोनॉमिकल ग्रुप्स रहते हैं, बहुत सारे डिफरेंट कास्ट रहते हैं, बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन्स रहते हैं। तो हमें उन सब के जो भी उनके बेनिफिट्स है या फिर जो भी उनके लिए सही है, वो सारी चीज़ों को अंडर में रखना था। ऐसा नहीं कर सकते थे हम कि कोई भी ऐसा रूल बना दे जो किसी एक को फेवर करता हो और बाकियों को ना फेवर करता हो, या किसी दो को फेवर करता हो और बाकियों को ना फेवर करता हो। इससे क्या होगा कि जिन्हें फेवर नहीं मिल रहा होगा उनके मन में विद्रोह की भावना जगेगी, और वो हमारे कंट्री के पीस के लिए सही नहीं होगा। तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रख करके चलनी थी कि हमारे यहाँ बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, बहुत सारे डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं। तो हम जैसे एग्जांपल में ले तो बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज के लोग रहते हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि कोई एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बना दे, क्योंकि फिर वो लैंग्वेज के लोग जो उस लैंग्वेज को नहीं फॉलो करते हैं, उस लैंग्वेज को नहीं यूज़ करते हैं, उनके लिए ऐसी बात हो जाएगी, उन्हें ऐसा फील होगा कि ये तो हमारी कंट्री है ही नहीं। लैंग्वेज इज समथिंग, अगर मुझे किसी ऐसे कंट्री में छोड़ दिया जाए जहाँ पे हिंदी ना बोली जाती है, जहाँ इंग्लिश ना बोली जाती है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ ही आ गई, ऐसा लगेगा दूसरे प्लानट पे आ गई हूँ। तो उनके लिए भी कंट्री उनकी नहीं रह जाती, उन्हें नहीं लगता कि वो इसी कंट्री के मेंबर है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जिसमें हमें सबके बेनिफिट्स का ख्याल रखना था, सबके जो भी उन्हें चाहिए उन सबका ख्याल रखना था। तो और उस समय इंडिया बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेट से भी गुजर रहा था, प्रिंसली स्टेट्स को मिलाना था, फिर इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। तो इन सब के अंडर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, और बहुत लंबे लंबे डिस्कशंस किए, और बहुत अच्छे से ये ट्राई किया कि डिस्कशंस हो। अगर कोई भी ऐसी बात है जो कि अगेंस्ट में जा रही है, तो उसके लिए कंसेंसस पास हुई, मतलब उन्होंने पूरा डिस्कशन से ये ट्राई किया कि ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव रख सके हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन। इंक्लूसिव का क्या मतलब है कि जितने भी अलग अलग रिलीजन, कास्ट, कल्चर, लैंग्वेज के लोग रहते हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया को इंडिया अपनी कंट्री की तरह देख पाए, इतना इंक्लूसिव रखने का उन्होंने ट्राई किया कॉन्स्टिट्यूशन को। और साथ ही साथ ये नहीं है कि बस इंक्लूसिव रखने का ट्राई किया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा उन्होंने इस पर फोकस किया कि ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव रख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन के लोग अपना महसूस कर सके इंडिया में। साथ ही साथ जो हमारे प्रॉब्लम्स थी, जैसे सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गई, जैसे पॉवर्टी हो गई, या फिर कोई भी और प्रॉब्लम हो गई, जैसे कास्ट सिस्टम हो गया, तो इन सबको इरेडिकेट करना, जैसे अनटचेबिलिटी हो गई। तो बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को भी इंक्लूड किया कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि आगे चल करके धीरे धीरे फॉलो करते करते बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सोसाइटी की जिसे इरेडिकेट किया गया, जैसे अनटचेबिलिटी इज एन एग्जाम्पल। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ इस तरीके से बारीकी से ड्राफ्ट किया गया है। बगल में फोटो है बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर की, जो कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। डॉक्टर अम्बेडकर बिलीव दैट हिज पार्टिसिपेशन इन द constituent assembly helped the scheduled caste get some safeguards in draft constitution।
मतलब कि पहले ऐसा था कि जिस टाइम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी जा रही थी उस टाइम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, अनटचेबिलिटी थी, उन्हें स्कूल्स में पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें हॉस्पिटल्स में नहीं आने दिया जाता था। तो ये जो सारी चीज़ें को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने रिजर्वेशन को का एक मतलब रिजर्वेशन की बात आगे रखी थी, फिर जिसे फॉलो किया गया। तो अगर वो नहीं होता तो शायद अब तक अनटचेबिलिटी फॉलो हो रही होती, क्योंकि जो बैकवर्ड रह जाते वो हमेशा ही बैकवर्ड रह जाते, क्योंकि उन्हें आगे आने का मौका ही नहीं मिलता। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये बारीकी का ख्याल रखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे की फीचर्स हैं, जैसे कि फेडरलिज्म। फिर नेक्स्ट जो की फीचर है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर नेक्स्ट की फीचर है सेपरेशन ऑफ पावर्स। फिर नेक्स्ट की फीचर्स है फंडामेंटल राइट्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम धीरे धीरे आगे के वीडियोस में एक एक की फीचर को अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के देखेंगे। अभी हमने ये देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने के पीछे क्या कहानी रही है, कितनी बारीकी से उसे फॉर्म किया गया है, क्या क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसे फॉर्म किया गया है, कि हमारे कंट्री में बहुत सारे डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज के लोग रहते हैं, हमें सबको इंक्लूड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव रखना है, कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो किसी एक के इंटरेस्ट में हो और बाकी के अगेंस्ट जा रही हो। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखी गई हैं। आगे के वीडियोज़ में हम लोग आगे की फीचर्स पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। थैंक यू।